एपिसोड की स्टार्टिंग में एक घर को दिखाते हैं जिस घर के अंदर एक लड़का खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। वो कहता है, मेरा नाम मोफैन है, मैं एक नॉर्मल सी दुनिया का नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ। मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर भी दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ये दोनों के दोनों सवाल है जो कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं। पहला सवाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है। दूसरा सवाल है, फ्यूचर में क्या करने की सोचा है। फिलहाल मेरे स्कूल का टाइम हो गया है तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। वैसे मेरे स्कूल के ग्रेड कुछ खास अच्छे नहीं है। अगर ग्रेड ऐसे ही बने रहे तो मुझे नहीं लगता किसी भी कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो पाएगा। फिलहाल मैं अपने डैड के साथ में रहता हूँ। मेरे डैड मुझे खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। वो कभी भी ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करते, लेकिन मुझे पता है वो भी चाहते हैं मैं अपने ग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लाऊं। इसलिए मेरे डैड मुझे एक बहुत अच्छी स्कूल में भेजते हैं, जिसमें भेजने के लिए उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है ताकि वो स्कूल की फीस भर सकें और भरपेट खाना लेके आ सकें। और ये है मेरा स्कूल। अब मुझे लगता है मेरी लाइफ का ऐसा होना पहले से तय था। जैसे कि आप सामने की तरफ देखिए, सामने एक बंदा बोर्ड के ऊपर आंसर दे रहा है। इसका नाम बेई है। ये ग्रेड भी बहुत अच्छे लाता है, अमीर भी बहुत है, दिखने में हैंडसम भी है। और ये तीनों चीज़ें जिसके पास में हो उसको क्या कहेंगे, ये बहुत ज़्यादा लकी है। इस तरह के लोग इस लायक होते हैं जिनसे पूछा जाए तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। मूव ये सब सोच रहा होता है कि तभी टीचर कहता है, आज से क्लास ही खत्म होती है, अब आप सभी अपने घर जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। ये कहने के बाद टीचर उस क्लास से बाहर चल जाता है। फिर एक लड़का जिसका नाम हाउ है, ये उठ के मूफेन के पास में आता है और उससे कहता है, मूफेन क्लास खत्म हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। मूफेन कहता है, आज तुम अकेले जाओ, मुझे बूढ़े अंकल जिंग से मिलने के लिए जाना है। मैंने उनसे वादा किया था मैं उनसे मिलने के लिए आऊँगा। मूफेन और हाउ की ये सब बातें एक सामने बैठा हुआ लड़का जिसका नाम जाओकुन है वो सुन रहा होता है। जाओकुन कहता है, हाँ यही करो तुम, वैसे भी तुम्हारे ग्रेड तो कुछ खास अच्छे आ नहीं रहे, अब तुम्हें यही करना है। किसी कॉलेज के अंदर तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, बस इधर से उधर डोलते रहना। जिस सुनकर हाउ उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मूफेन उसे रोक देता है और उसे कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। हाउ कहता है, मूफेन लेकिन उसने शुरू किया था। मूफेन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, बेकार में लड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। ये कहता है मूफेन वहाँ चला जाता है। इसके बाद में मूफेन अपने स्कूल के पीछे एक पहाड़ के ऊपर आता है जहाँ एक घर बना हुआ है। मूफेन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए कहता है, ये घर कितनी अच्छी जगह पर है, ओल्ड मैन डिंग ने इसे अच्छी जगह बनाया है। मैं भी अपना घर ऐसी जगह पर चाहता हूँ जो जगह बिल्कुल शांत हो, पूरी दुनिया से दूर, और यहाँ पर रहने पर किसी की भी चिंता ना हो। यही सब कहते हुए मूफेन उस घर के अंदर जाता है और फिर कहता है, ओल्ड मैन क्या आप अंदर हैं। अंदर से कपकपाते हुए आवाज आती है, मूफेन मैं यहाँ हूँ घर के पीछे। इस कांपती हुई आवाज को सुनकर मूफेन थोड़ा डर जाता है। उसको लगता है उस ओल्ड मैन ने कुछ हो गया है। मूफेन भागते हुए घर के पीछे आता है और कहता है, ओल्ड मैन मैं आ गया हूँ, क्या आप ठीक है। इसके बाद मूफेन देखता है वो ओल्ड मैन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मूफेन उस ओल्ड मैन को एक गिलास पानी का पकड़ाता है। ओल्ड मैन कहता है, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, बहुत कम लोग हैं जो मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं। मूफेन कहता है, ओल्ड मैन क्या बेकार की बातें लेके बैठ गए, आप हमेशा कितनी अच्छी बातें करते हैं, प्लीज वही बातें कीजिए। ओल्ड मैन कहता है, क्या अच्छी बात है, मैं तो हमेशा बस चिल्लाता रहता हूँ, तुम्हें ही बस वो मेरी बातें अच्छी लगती है। मूफेन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब आप उन मैजिकल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी समय उस ओल्ड मैन को जोर से खांसी आने लगती है। ओल्ड मैन अपने रुमाल को अपने मुंह के ऊपर लेके आता है। मूफेन देखता है उस ओल्ड मैन के खांसने के साथ उसके मुंह से खून भी बाहर निकल रहा है। ये देखकर मूफेन बहुत चौंक जाता है। मूफेन कहता है, जी अब वो क्या हुआ, आपके मुंह से खून बाहर क्यों निकल रहा है, क्या आप पूरी तरह से ठीक हैं। ओल्ड मैन कहता है, लगता है अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। मूफेन कहता है, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे और भी ज़्यादा कहानी सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसे छोड़ के मत जाइए। ये कहने के बाद मूफेन खड़ा होता है और उस घर से बाहर जाने लगता है और फिर कहता है, मैं जल्दी से आके एक एम्बुलेंस लेके आता हूँ, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तभी वो ओल्ड मैन मूफेन का हाथ पकड़ लेता है और फिर मूफेन की तरफ एक पेंडेंट पकड़ाता है और फिर उसे कहता है, इसे तुम अपने पास में रखो और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं नहीं बच सकता, तुम बस मेरी एक आखिरी इच्छा मानो, मुझे इस पहाड़ के ऊपर ही कहीं दफना देना। यही कहते हुए ओल्ड मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर मर जाता है। मूफेन चिल्लाने लगता है, ओल्ड मैन क्या आप ठीक हैं, प्लीज़ जागिए, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। ऐसा ही कहते हुए मूफेन चिल्ला रहा होता है, लेकिन ओल्ड मैन मर चुका है। इसके बाद मूफेन ओल्ड मैन के अनुसार उसको एक पहाड़ के ऊपर लेके आता है, पहाड़ के ऊपर बने इस पेड़ के पास में, और उन्हें वहाँ पर दफना देता है और फिर कहता है, ओल्ड मैन मुझे पूरी उम्मीद है आप दूसरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे वहाँ पर बहुत खुश होंगे। इसके बाद मूफेन चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसके बाद वो पेंडेंट है। मूफेन उस पेंडेंट देख कहता है, ओल्ड मैन ने मुझसे कई बार कहा था कि ये एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है और ये पेंडेंट कई हजारों साल पुराना है, लेकिन इसे देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये इतना ज़्यादा पुराना है। चलो छोड़ो जाने दो उसे, मुझे जल्दी से अपने घर पहुँचना होगा। इसके बाद कुछ ही देर में मूफेन अपने घर पहुँच जाता है और घर पहुंचने के बाद में उस नेकलेस को पहन के सो जाता है। जैसे ही मूफेन सो जाता है उससे घर में से एक बहुत तेज लाइट निकलती है। उस लाइट की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी दुनिया उससे चमकने लगती है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर कोई बदलाव शुरू हो गया हो। इसके बाद में सुबह होती है। मूफेन सुबह उठता है और कहता है, आज सुबह काफ़ी जल्दी हो गई। ये कहने के बाद मूफेन ब्रश करता है और अपने घर से बाहर निकलता है और कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना होगा, घर पे खाने को कुछ भी नहीं है,
मैं रास्ते में बाहर से कुछ खा लूंगा। ये कहते हुए मुफैन अपने घर का डोर लॉक करने के बाद में ऊपर की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो देखता है ऊपर काफी सारे लोग हैं जो उड़ते वहां जा रहे हैं। ये देखकर मुफैन कहता है ऐसा कैसे हो रहा है, क्या मैं कोई वहम देख रहा हूँ? शायद मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई दे रहा है। मुझे जल्दी से आगे कुछ खाना होगा वरना ये वहम और ज्यादा बढ़ सकता है। ये कहते हैं मुफैन चलते हुए एक स्टॉल की तरफ जाने लगता है। वो वहां पहुंच के देखता है उस स्टॉल के पास में कुछ लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। स्टॉल का मालिक कहता है क्या तुम्हें इसे ठीक करना आता है? अगर ठीक कर सकते हो तो प्लीज जवाब दो। मुफैन उनके पास में आता है, उनसे पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टॉल का मालिक कहता है हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक टाइप मजिशियन ढूंढ रहे हैं। मेरी कुछ चीज़ें खराब हो चुकी है, देखो यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक ग्रिल और इलेक्ट्रिक स्टोव पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब तो इन्हें कोई इलेक्ट्रिक टाइप मजिशियन ही ठीक कर सकता है। जिसने को मुफैन कहता है क्या बेकार की बातें कर रहे हो, क्या कोई दिमाग खराब हो गया है? मजिशियन कहाँ से आएंगे? स्टॉल का मालिक कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इससे बात करने की? वो तो तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो वरना मैं किसी का इतना एटीट्यूड सहन नहीं करता। फिल्म देखते हैं उस दुकान के सामने काफी ज्यादा भीड़ खड़ी होती है। उनमें से एक कहता है इलेक्ट्रिक टाइप मजिशियन काफी मुश्किल से मिलते हैं, हजारों में कोई एक होता है जो कि इलेक्ट्रिक टाइप मजिशियन बन पाता है। दूसरा बंदा कहता है हमारे जैसे नॉर्मल लोग बिना मजिशियन की मदद से रह ही नहीं सकते, उनको हर समय किसी न किसी तरह से मजिशियन की जरूरत होती ही है। तीसरा बंदा कहता है मैं भी एक मजिशियन हूँ लेकिन मैं एक वोटर टाइप मजिशियन हूँ, मैं अभी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता, अगर मैं कर सकता होता तो पक्का अपनी मदद करता। फिर एक चौथा बंदा कहता है यहाँ पे काफी दूर दूर तक केवल एक ही ब्रेकफास्ट का स्टॉल है, प्लीज जल्दी करो हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। उसी समय भीड़ में से एक और बंदा बाहर निकलता है जो कि मुफैन का फिजिक्स टीचर है। वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं किसी तरह से आप सबकी मदद कर सकता हूँ? मुफैन अपने टीचर को देख कहता है यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट का स्टॉल है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक स्टोव खराब हो चुका है। स्टॉल के मालिक का कहना है इस इलेक्ट्रिक स्टोव को कोई इलेक्ट्रिक मजिशियन ठीक कर सकता है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? इसके बाद मुफैन सोचने लगता है अब मेरे टीचर ही इसको समझाएंगे कि जादू वादू कुछ नहीं होता है और ये स्टॉल का मालिक कैसे बेकार की बातें कर रहा है। तभी वो फिजिक्स टीचर मुफैन को देखकर उससे कहता है मुफैन तुम भी यहाँ पर हो, क्या तुमने मैंने जो तुम्हें कल होमवर्क दिया था उसे कंप्लीट कर लिया है? उस होमवर्क में से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैजिक के नोट्स जो कि मैंने तुम्हें याद करने के लिए दिए थे उन्हें अच्छे से याद कर लेना, अगर तुमने आज जवाब नहीं दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर मुफैन सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे फिजिक्स टीचर थे, ये मैजिक के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? इसके बाद फिजिक्स टीचर आगे कहता है मैं कोई इलेक्ट्रिक मजिशियन नहीं हूँ, मैं एक फायर मजिशियन हूँ, मैं इस स्टॉल को ठीक नहीं कर सकता लेकिन एक काम कर सकता हूँ जिससे आप सभी का ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। ये सुनकर उस स्टॉल का मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। फिर वो फिजिक्स टीचर अपने हाथों जोर से घुमाता है और उसके हाथ में से आग निकलने लगती है। फिजिक्स टीचर उस आग को एक नॉर्मल से स्टॉल के ऊपर डालता है जिससे वो स्टोव जलने लगता है। ये देखकर मुफैन बहुत चौंक जाता है। मुफैन सोचता है क्या ये सब असली है, क्या मैजिक हो रहा है यहाँ पर? हमारे फिजिक्स टीचर जिनको मैजिक के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होना चाहिए था वो मैजिक खुद कर रहे हैं। इसके बाद वो फिजिक्स टीचर मुफैन के पास में आता है और उससे कहता है मुफैन ये क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या रात भर सोए नहीं? मुफैन कहता है क्या आप साइंस के बारे में कोई लेक्चर देना चाहते हैं? फिजिक्स टीचर कहता है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, माना साइंस की बुक काफ़ी अच्छी होती है लेकिन अब तुम बच्चे नहीं रहे, थोड़ा आगे बढ़ो, ये पूरा एक मैजिक वर्ल्ड है, तुम्हें इसी के बारे में सीखना चाहिए। ये सुनकर मुफैन सोचने लगता है जाने कि जो भी हो रहा है वो सब बिल्कुल सच है, मैं एक मैजिक वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ। इसके बाद मुफैन अपने टीचर को बाय करके वहाँ चला जाता है। टीचर कहता है स्कूल टाइम से पहुँच जाना मेरी क्लास से पहले, आज मैं मैजिक के बारे में एक स्पेशल क्लास लूँगा। ये कहते हुए टीचर वहाँ चला जाता है। फिर मुफैन सड़क पर चलने लगता है और सोचता है यानी कि अब मैं मैजिक वर्ल्ड के अंदर हूँ जहाँ पे सब कुछ मैजिक से होता है। चलो अब अच्छी बात है, आज के दिन मेरे मैथ के टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था, अब वो नहीं आएगा क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मैथ का सब्जेक्ट ही ना हो। इसके बाद मुफैन अपने स्कूल में पहुँचता है जहाँ पे टीचर कहता है मुफैन तुम्हारे मैजिक स्टार टेस्ट में केवल 6 नंबर आए, कैसे पढ़ते हो तुम, इधर आओ और अपनी आंसर शीट लेके जाओ। ये सुनकर मुफैन सोचता है यानी कि मैं इस दुनिया के अंदर भी बिल्कुल बेकार हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल बेकार। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें मुफैन और मूव बाई को दिखाते हैं जो कि अपने स्कूल में है। क्लास टीचर मूव बाई को कोई आंसर शीट देते हुए मुफैन से कहता है मुफैन तुम भी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया करो, अपने कजन ब्रदर को देखो, मूव बाई पढ़ाई के अंदर कितना अच्छा है और तुम पढ़ाई में कितने वीक हो, थोड़ा ढंग से पढ़ाई पे ध्यान दो वरना इस एग्जाम में तुम पास नहीं हो पाओगे। तभी जाओकुन मुफैन को चिढ़ाते हुए कहता है मुफैन पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, सुना भी तुमने टीचर ने तुमसे क्या कहा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें आगे जाकर किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें मूव बाई के साथ में काम करना पड़ेगा, तुम्हें उसका नौकर बनना पड़ेगा। ये सुनकर मुफैन के दोस्त हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाकुन से कहता है जाकुन अपने मुंह बंद रखो और तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। इसके बाद में हाउ मुफैन से कहता है मुफैन तुम्हें बिल्कुल भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये लड़का तो बिल्कुल पागल है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, नॉनसेंस बातें करता रहता है। मुफैन कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा। ये कहते हैं मुफैन सोचने लगता है एक बार मैं इस वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जान जाऊँ उसके बाद मैं कौन होऊंगा जो कि मुझ पर हंस पाएगा।
जो भी मुझ पे हंसेगा मैं उसे देख लूंगा। तभी टीचर कहता है ओके, आज की क्लास खत्म हुई, अब आप सभी अपने घर जाओ। आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी करो, पूरे कोर्स को अच्छे से रिवाइज करो। इसके बाद में मुफेन और हाउ स्कूल से बाहर निकलता है। मुफेन हाउ से पूछता है यहाँ पर आसपास में कोई लाइब्रेरी है, तुम्हें पता है वो किस तरफ है? हाउ कहता है वहाँ पर उस तरफ, यहाँ से थोड़ा सीधे जाके तुम्हें एक लाइब्रेरी मिल जाएगी। मुफेन कहता है ओके थैंक यू, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तो अपने घर की तरफ जाओ, मुझे लाइब्रेरी में कुछ जरूरी काम है। ये कहते हुए मुफेन चला जाता है। हाउ कहता है अच्छे से पढ़ाई करना और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तुम चिंता मत करना, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद मुफेन उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है और अंदर आके कुछ मैजिक की बुक्स पढ़ने लगता है। वहाँ पढ़ने पर उसे पता पड़ता है इस दुनिया के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक ऑर्डिनरी लोग जिनके अंदर कोई पावर नहीं होती, दूसरे होते हैं मैजिशियंस जो कि मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लोग कभी भी मैजिक का यूज़ नहीं कर पाते, उनका काम होता है नॉर्मल से काम करना, रिसोर्सेज को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ऐसे छोटे बेटे काम। और वैसे ही मैजिशियन का काम होता है इस दुनिया में जितने भी ऑर्डिनरी लोग हैं उन सभी के बीच में शांति बना के रखना, उन सभी लोगों को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना। नॉर्मल शब्दों में मैजिशियन इस दुनिया के अंदर हीरो है। मैजिशियन के पास में एक स्पेशल तरह की की होती है, उसी की को उस मैजिशियन का एक एलिमेंट बोला जाता है। अधिकतर मैजिशियन की की कोई नेचुरल चीज़ होती है, जैसे कि अर्थ, लाइटनिंग, वाटर, विंड। इन नेचुरल चीज़ों को अवाक करके कोई मैजिशियन एक शानदार जादू कर सकता है। ये सब पढ़ने के बाद मुफेन सोचने लगता है इस दुनिया में जादू सीखने के लिए हमें हाई स्कूल में जाना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता मेरी अभी की नॉलेज के हिसाब से मुझे किसी भी हाई स्कूल के अंदर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया के बारे में मैं सबसे कम जानता हूँ। इस दुनिया में रहने वाला कोई बच्चा भी मुझसे ज़्यादा जानता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक मैजिशियन बनना चाहता हूँ। यही सोचते हुए मुफेन अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका होता है। मुफेन के डैड मुफेन के लिए खाना बनाते हैं और उसके सामने खाना रख देते हैं। मुफेन उस खाने को खाता नहीं है। मुफेन के डैड कहते हैं बेटा क्या हुआ, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? मुफेन कहता है नहीं अच्छा है। मुफेन का डैड कहता है तो फिर क्या बात है, क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? मुफेन थोड़ा घबराते हुए कहता है हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, मैं मैजिशियन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मुफेन के डैड कहते हैं लेकिन मुफेन कहता है हाँ मुझे पता है मेरा रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं है, कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुफेन के डैड कहते हैं मैं तो सोच रहा था तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कोई काम शुरू करोगे ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सको। ये सुनकर मुफेन सोचने लगता है मैं कुछ ज़्यादा स्वार्थी हो गया था, मैंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि डैड कितनी मुश्किल से खाना लेके आ रहे हैं, शायद मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। तभी मुफेन के डैड कहते हैं क्या तुम सच में मैजिशियन बनना चाहते हो, क्या तुमने पक्की तरह से सोच लिया है? मुफेन धीरे से कहता है हाँ। मुफेन के डैड कहते हैं ठीक है तो फिर तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, जो सीखना चाहते हो सीखो, सभी चीज़ों का अंजाम मैं कर दूंगा, तुम बस अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे रखना। मुफेन कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ आज से अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दूंगा और एक अच्छा मैजिशियन बनूंगा। यहाँ से हमें कुछ दिनों बाद दिखाते हैं। मुफेन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। हाउ मुफेन से कहता है मुफेन हमारे एग्जाम खत्म हुए, अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, अब बताओ तुमने आगे के लिए क्या सोचा है, ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे? मुफेन कहता है वही जो सब सोचते हैं, मैं किसी हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लूंगा। वैसे मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरा रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं आने वाला, तुम बताओ तुम क्या करोगे? हाउ कहता है मेरा भी सेम ही है, मैं भी यही करने वाला हूँ। कितना अच्छा होगा ना टियान लैन मैजिक स्कूल के अंदर हमारा एडमिशन हो जाए, हम दोनों जैसे साथ में स्कूल जाते हैं वैसे ही साथ में हाई स्कूल भी जाएंगे। अब तुम यहीं रुको, एग्जाम खत्म होने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ। ये कहने के बाद में हाउ एक दुकान की तरफ चला जाता है। मुफेन सोचने लगता है हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर किसी कॉलेज के अंदर हम दोनों का एडमिशन हो जाए। इसी से मुफेन को पास वाले घर के अंदर से एक जानी पहचानी से आवाज़ देती है जी सिंह मैं पहले तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ, तुम्हारे बेटे ने जब इतनी घटिया हरकत की थी उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें अभी तक अपनी जॉब पे रखा हुआ है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। इस आवाज़ को सुनने के बाद मुफेन जाके देखता है ये सारी बातें मुफेन के डैड से की जा रही है और ये सब बातें मुफेन के डैड का बड़ा भाई कह रहा है। तभी मुफेन के डैड अपने बड़े भाई के सामने झुक के घुटनों पे आ जाते हैं और उसे कहते हैं मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं एक आखिरी बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुफेन मेरे बड़े भाई मेरी मदद कर दो। मुफेन कहता है जय सिंह तुम फिर से ये सब करने लगे, तुमने पिछली बार भी सेम ऐसा ही किया था। मुफेन के डैड जय सिंह कहता है मुझे पता है मैंने आपसे कई बार मदद मांगी है, लेकिन इस बार भी मेरे को आपसे ही मदद मांगनी होगी क्योंकि मुफेन आगे कॉलेज में जाना चाहता है, उसे कॉलेज की फीस मैं पे नहीं कर सकता, उससे कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हैन कहता है मैं तुम्हारी मदद कर भी दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल नालायक है, वो कभी भी एक अच्छा मैजिशियन नहीं बन पाएगा। जय सिंह कहता है प्लीज़ इस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो, बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरा बेटा कभी भी नैन्सियों से मिलने के लिए नहीं जाएगा। जिसमें हैन कहता है चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस ऑफर को और तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को कैसे ठुकरा सकता हूँ, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। जी सिंह कहता है क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? थैंक यू सो मच। मुफेन कहता है लेकिन तुम्हें एक बात तो पता है ना, मैं केवल तुम्हारे बेटे के लिए
उस कॉलेज में एक सीट का इंतजाम कर सकता हूँ। बाकी का काम तुम्हारे बेटे को खुद से ही करना होगा। ये सब कुछ तुम्हारे बेटे के ऊपर है कि वो मैजिशियन बन पाता है या नहीं। जयसिंह कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा बहुत मेहनत करेगा। उसने मुझसे वादा किया है, वो जरूर से एक अच्छा मैजिशियन बनेगा। ये सब सुन के मुफिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी हाउ मुफिन के पास में आता है और मुफिन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, मुफिन क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतर क्यों गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे। मुफिन वहां से चलते हुए जाने लगता है और कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। इसके बाद मुफिन अपने घर पहुंचता है। मुफिन के डैड भी घर पे आते हैं और फिर मुफिन से कहते हैं, मुफिन मेरे पास में तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तियान लैन मैजिक हाई स्कूल, इस स्कूल के अंदर मैंने तुम्हारे लिए एक सीट का इंतजाम कर दिया है। इस हाई स्कूल के अंदर मेरे एक मित्र थे। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे बेटे को इस स्कूल के अंदर एक सीट की जरूरत है, तो उन्होंने एक सीट का इंतजाम करने का वादा किया है। तो बताओ सुन के कैसा लगा? अच्छा लगा? मुफिन खुश हुए कहता है, हाँ बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपका शुक्रिया। आपने इतनी जल्दी एक कॉलेज के अंदर मेरे लिए सीट का इंतजाम कर दिया। जियान सिंह कहता है, अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भले ही मैं केवल एक ड्राइवर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर तक कनेक्शन है। सीट का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब से हमें बचत करनी होगी। इस घर को किराए पे चढ़ाना होगा, जितना हो सके उतना खर्चों को कम करना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बाद मुफिन अपने रूम में आ जाता है और आराम से एक बेड पे लेट जाता है और फिर सोचता है, मुझे लगा था ये दुनिया काफी ज्यादा अलग होगी, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है। मेरे डैड इस दुनिया के अंदर मेरी लाइफ बिल्कुल पहले जैसे ही है। इस लाइफ में भी हम बिल्कुल गरीब है, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा जब मैं एक अच्छा मैजिशियन बन जाऊंगा, जो कि मैं बन के रहूंगा। मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन बनना है। अब यहाँ से मेरे मैजिशियन बनने के सफर की शुरुआत होगी, जो सफर इतना ज्यादा शानदार होगा कि सभी लोग मुझे देखते रह जाएंगे। जिन लोगों को लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उन सभी को बता दूंगा कि मैं कितना बेहतर हूँ। मुझे नालायक कहने वाले मुझे सबसे ज्यादा लायक समझेंगे। एपिसोड की शेड्यूल लिखते हैं, मुफिन और मुफिन के दोस्त हाउ का दोनों का एडमिशन टियान लैन मैजिक हाई स्कूल के अंदर हो गया है। इस स्कूल के अंदर मुफिन की पोजीशन नीचे से फर्स्ट है। ये देखकर मुफिन और हाउ दोनों बहुत खुश है। हाउ मुफिन से कहता है, मुफिन देखो फाइनली हम टियान लैन स्कूल के अंदर पहुंच गए हैं और हम दोनों साथ में हैं, चलो अब स्कूल के अंदर चलते हैं। तभी वहाँ पर जाकुन भी आ जाता है और कहता है, तुम दोनों फिर से मुझे तुम दोनों के साथ में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कैसे हुआ? तुम इस साल पास कैसे हो गए? इस इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया? वैसे मुफिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी पोजीशन नीचे से फर्स्ट है, बस थोड़ी और मेहनत करो वहाँ से भी निकल जाओगे। और वहीं दूसरी तरफ तुमने कजन ब्रदर को देखो, मुबई, जिसकी पोजीशन ऊपर से फर्स्ट है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं है। ये सुनकर हाउ को बहुत गुस्सा आता है। हाउ कहता है, जाकुन अपने वो बंद रख, क्या तू यहाँ पर फाइट करना चाहता है? हाई स्कूल के पहले दिन ही पिटेगा, अच्छा लगेगा क्या? तभी मुफिन हाउ को रोकता है और उससे कहता है, हाउ फाइट करने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। जाकुन कहता है, हाँ कुत्ते अपने मालिक की बात मानो और बिल्कुल शांत हो जाओ। जिस सुनकर हाउ कहता है, कुत्ता किसे कहा तूने? काट के बताऊं अभी। इसी तरह से इन दोनों के बीच बहस चलती रहती है। थोड़ा टाइम बीतता है। इस स्कूल का हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को स्पीच देना शुरू करता है। वो कहता है, आप सभी का टियान लैन मैजिक एकेडमी के अंदर स्वागत है। आज से आप सभी की मैजिशियन बनने की जर्नी शुरू होगी। ये जर्नी बहुत शानदार होगी, जिसके खत्म होने के बाद में आप एक बहुत शानदार मैजिशियन बन चुके होंगे। मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह समझाता हूँ। मैजिशियन का काम होता है इस पूरी दुनिया में घूमना, ये देखना कि उसे करना क्या है। एक मैजिशियन पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करता है, अपने आसपास के लोगों को। हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखना, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट्स हैं, जिनसे आपको इस सफ़र के अंदर और इस सफ़र के खत्म होने के बाद भी सामना करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है आप सब ये सब कर पाएंगे और आप सभी आगे जाकर एक शानदार मैजिशियन बनेंगे, जिसके ऊपर टियान लैन हाई स्कूल को गर्व होगा। इसी के साथ में इस हेडमास्टर की ये स्पीच खत्म होती है। सभी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं। क्लास टीचर बोलने लगता है, जी आप सभी का इस क्लास में पहला दिन है। स्पीच हेडमास्टर ने आपको दे दी होगी, जिसको अच्छे से ध्यान रखना और सबके सब एक शानदार मैजिशियन बनने की कोशिश करना। आज की क्लास में हम सबसे पहले अवाकिंग की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तभी जाकुन अपने हाथों पर ही कहता है, टीचर क्या हो अगर कोई अवाकिंग की प्रोसेस को कंप्लीट ना कर पाए और उसमें हर बार फेल होता जाए? मैंने सुना है इस क्लास के अंदर बहुत सारे नालायक स्टूडेंट्स हैं जो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाते और हर चीज़ में फेल होते हैं। ये कहते हुए जाकुन मुफिन की तरफ इशारा करने लगता है। टीचर कहता है, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट को अवाकन ना कर पाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो उस स्टूडेंट को हमें ऐसे निकालना होगा, क्योंकि हमारे स्कूल की एक रेपुटेशन है। अगर वो स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट को अवाकन नहीं कर पाता है तो उसको इस स्कूल से जाना होगा, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जाकुन कहता है, यानी कि आज किसी स्टूडेंट का पहला दिन ही आखिरी दिन होगा, पहले दिन ही उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसके साथ में सच में बहुत बुरा होने वाला है। ये कहते हुए जाकुन हंसने लगता है। ये सुनकर मुफिन कुछ भी नहीं कहता, वो बस शांति से बैठा रहता है और सोचता है, जाकुन तुम बस देखो, मैं एक बहुत ही शानदार एलिमेंट को अवाक करूंगा, जिसे देखकर सबके सब चौंक जाएंगे। तभी टीचर पहले स्टूडेंट को आगे बुलाता है, जिसका नाम मुबाई है।
जैसे टीचर मुंबई का नाम लेता है सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स मुंबई की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि मुंबई बहुत होशियार और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद में बेई उस क्लास के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पे टेबल के ऊपर एक क्रिस्टल रखा होता है। टीचर कहता है मुंबई तुम्हारी फैमिली के अंदर अधिकतर लोग आइस टाइप में होते हैं, वो सब के सब आइस टाइप के एलिमेंट को अवाकन करते हैं। अगर तुम भी उसे अवाक कर पाते हो तो इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। जो आए उसी को एक्सेप्ट करना क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, किसी के पास भी कोई भी एलिमेंट आ सकता है। बेई कहता है ठीक है मैं समझ गया। ये कहने के बाद बेई उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर सोचने लगता है मुझे हर हाल में आइस टाइप का एलिमेंट ही चाहिए क्योंकि इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं उस एलिमेंट को अवाक नहीं कर पाता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल बेकार है, मुझे और कोई एलिमेंट चाहिए ही नहीं। आइस टाइप एलिमेंट, आइस टाइप एलिमेंट। भाई ये सब कुछ लगातार सोच रहा होता है, तभी वो क्रिस्टल चमकना शुरू कर देता है। वो क्रिस्टल व्हाइट रंग में चमकता है जिसका मतलब है बाई के पास भी आइस टाइप का एलिमेंट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये देखकर क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं बाई को भी आइस टाइप का एलिमेंट मिला है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और काफी ज्यादा रेयर लोगों को मिलता है। ये देखकर बाई भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद में मुंबई अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। जाको मुंबई से कहता है भाई मुझे पहले से पता था कि तुम्हें कोई ताकतवर एलिमेंट ही मिलेगा क्योंकि तुम खुद भी बहुत ज्यादा खास हो। तुम मू फैमिली के बाकी लोगों की तरह नहीं हो जो कि बिल्कुल बेकार होते हैं। ये सुनकर हाउ फिर से जाको के ऊपर गुस्सा करने लगता है। तभी वो टीचर हाउ के पास में आता है और उसे कहता है हाउ अब तुम्हारी बारी है, जाके अपना एलिमेंट चेक करो। हाउ एलिमेंट चेक करता है, हाउ का एलिमेंट विन निकला है। इसके बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स का नंबर आता है और सबसे आखिरी में नाम आता है मूफैन का। मूफैन आगे बढ़ता है, हाउ मूफैन को सपोर्ट करते हुए कहता है मूफैन बिल्कुल भी घबराना मत, इस जाकुन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करो, तुम्हें भी कोई ताकतवर एलिमेंट ही मिलेगा। फिर मूफैन उस टेबल के सामने खड़ा हो जाता है। टीचर कहता है उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखो, अपनी बॉडी की एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फैलने दो, किसी भी तरह का प्रेशर मत लगाओ और जो भी एलिमेंट आए उसे एक्सेप्ट करो। ये सुनकर मूफैन बड़े आराम से उस क्रिस्टल पर हाथ लगाता है। क्रिस्टल पे कोई भी असर नहीं होता और ये देखकर कोई भी चौंकता नहीं है। सबके सब हंसने लगते हैं जैसे उनको पता था क्या होने वाला है। वो लोग कहने लगते हैं हमें तो पहले से पता था ये मूफैन है, मूफैन से कुछ भी नहीं होगा। जाकुन कहता है हाँ मुझे पहले से पता था, तभी तो मैंने पहले ही कह दिया था कि एक स्टूडेंट को क्लास के पहले दिन ही क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर हाउ जोर से चिल्लाता है और फिर जुकुन से कहता है जुकुन थोड़ा इंतजार कर, मूफैन को भी कोई ताकतवर एलिमेंट मिलेगा। जाकुन कहता है इंतजार ही कर रहे हैं इतनी देर से, बात ध्यान से देखो क्रिस्टल के अंदर कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है, वो बिल्कुल बेकार है, नालायक है वो। हाउ और जुनकुन की ये बातें टीचर सुन लेता है। टीचर उन दोनों के पास आकर उनके सर पे जोर से मारता है और फिर उन्हें क्लास से बाहर निकलने की सजा दे देता है। ये दोनों के दोनों क्लास के बाहर आए खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में हमें मूफैन को दिखाते हैं। मूफैन को ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अजीब सी जगह पर है। मूफैन इधर उधर देखते हुए कहता है ये तो सोल रिले में है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। जब हम इस सोल रिले में पहुंचते हैं तब हमें यहाँ पर कोई एलिमेंट ढूंढना होता है जिससे हम अवाक हो पाएं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि सब लोग सही थे, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तभी मूफैन को अपने ऊपर एक लाइट दिखाई देती है जो कि तेजी से उसकी तरफ आ रही है। मूफैन ऊपर की तरफ देखता है, ये एक स्टार जैसा कुछ है। मूफैन उसे देख कहता है ये तो मेरी तरफ आ रहा है, ये क्या है, कहीं ये स्टार क्लस्टर तो नहीं, किसी तरह का एलिमेंट तो नहीं जिससे मैं अवाक हो पाऊँ। वेट इसका रंग पर्पल है, यानी कि इसका मतलब तभी वो क्रिस्टल भी पर्पल रंग में चमकने लगता है। टीचर कहता है ये तो पर्पल रंग में चमक रहा है, यानी कि इसका मतलब इस लड़के के पास में लाइटिंग एलिमेंट है जो कि काफी रेयर होता है। आइस एलिमेंट की तरह इसको मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये देखकर मुंबई और क्लास के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मूफैन अभी तक ये सब कुछ केवल सुन ही रहा होता है। मूफैन अपनी आंखें बंद कर रखा होता है। वो कहता है अब आप सबने देखा मेरे पास भी एलिमेंट है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। ये कहते हैं मूफैन अपनी आंख खोलता है और देखता है उसके सामने कोई भी नहीं है, पूरी क्लास खाली है। मूफैन कहता है सबके सब कहाँ गए, यहाँ पर देखो मैंने एक एलिमेंट अवाक कर लिया है। तभी मूफैन को बाहर से आवाज देने लगती है, क्लास 7th के अंदर एक स्टूडेंट ने लाइटिंग एलिमेंट को अवाक कर लिया है, जल्दी सबके सब आओ, सबकी सब इसे देखने के लिए आओ। जब मूफैन को ये आवाज सुनाई देती है तब मूफैन को समझ में आता है कि जो बातें उसके लिए हो रही थी वो उसके लिए नहीं थी, वो क्लास 7th के एक स्टूडेंट के लिए थी। उसने लाइटिंग एलिमेंट को अवाक किया है और जैसे ही क्लास 7th के स्टूडेंट ने लाइटिंग एलिमेंट को अवाक किया, इस क्लास के सारे स्टूडेंट उसको देखने के लिए चले गए, यानी किसी ने भी नहीं देखा है कि मैंने भी लाइटिंग एलिमेंट अवाक किया है। यही सोचते हुए मूफैन बाहर से उन सारे स्टूडेंट को देख रहा होता है। वो सभी स्टूडेंट क्लास 7th के स्टूडेंट को देखकर जिसने लाइटिंग एलिमेंट को अवाक किया है बहुत ज़्यादा चौंके हुए होते हैं। वो सभी कहते हैं 1000 में से कोई एक स्टूडेंट होता है जिसके पास में लाइटिंग एलिमेंट अवाक हो पाता है। यहाँ तक कि टीचर भी इस बात से बहुत खुश होता है। टीचर किसी को बता रहा होता है क्लास 7th के एक स्टूडेंट ने लाइटिंग एलिमेंट को अवाक कर लिया है, ये बहुत ही प्राउड की बात है। इसके बाद में मूफैन की क्लास के सारे स्टूडेंट आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। तभी टीचर उनके पास में आता है और उनसे कहता है चलो अब बातें पूरी हुई, जल्दी से अपनी क्लास के अंदर चलो, भूलो मत हमारी क्लास के अंदर भी एक स्टूडेंट अपने एलिमेंट को अवाक कर रहा है, चलो चल के देखते हैं उसने कोई एलिमेंट अवाक किया या नहीं। ये सुनकर मूफैन जल्दी से जाकर उस क्रिस्टल को अपना हाथ रख देता है और सोचने लगता है अब ये लोग क्लास के अंदर आएंगे और देखेंगे मैंने भी लाइटनिंग एलिमेंट को अवाक किया है, सभी सब कितना चौंक जाएंगे।
ये सोचते हैं मुफैन जब उस क्रिस्टल को अपने हाथ रखता है उस क्रिस्टल का रंग बदलने लगता है। पहले जो क्रिस्टल पर्पल रंग में चमक रहा था अब वो रेड रंग में चमक रहा है। ये देखकर मुफैन कहता है ऐसा कैसे हो रहा है, इस क्रिस्टल का रंग कैसे बदल रहा है। इसी समय हाउ क्लास के अंदर आ जाता है और चिल्ला कहता है क्रिस्टल रेड रंग में चमक रहा है, यानी कि मुफैन ने फायर एलिमेंट को अवाक कर लिया है, जल्दी से सबके सब आ जाओ। अब ये सुनकर सारे स्टूडेंट और भी चौंक जाते हैं। वो सभी कहने लगते हैं क्या फायर एलिमेंट, उस घटिया से लड़के ने फायर एलिमेंट को अवाक कर लिया। जाकुन हाउस से कहता है तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी तो आदत ही है मुफैन के लिए कुछ भी बोल देने की, ये सब कुछ केवल तुम्हारा नाटक है। वो लड़का किसी भी एलिमेंट को अवाक कर ही नहीं सकता, मुफैन की बस की नहीं है फायर एलिमेंट को अवाक कर पाना। हाउ कहता है मुझसे बहस क्या करता है, इधर आके देख ले, क्रिस्टल अभी भी चमक रहा है, क्रिस्टल रेड रंग में चमक रहा है, तो खुद देख ले आके। इसके बाद सभी स्टूडेंट देख लेते हैं क्यों क्रिस्टल रेड रंग में चमक रहा है और सबके सब मान जाते हैं। टीचर मुफैन से कहता है मुफैन फायर एलिमेंट भी बुरा नहीं है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, तुमने प्रूफ कर दिया है तुम्हारे अंदर भी टैलेंट है। इसके बाद मुफैन थैंक यू बोलकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। हाउ मुफैन के पास में आता है और उसे कहता है मुफैन बहुत अच्छे, तुमने फायर एलिमेंट को वाक किया है। फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, शायद तुम जानते हो, तुमने तो इसके बारे में कई सारी बुक्स भी पढ़ी थी। आज क्लास के बाद में हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। मुफैन हाउ से भी थैंक यू कह देता है और फिर उसके बाद में सोचने लगता है हाउ को लग रहा है मैंने फायर एलिमेंट अवाक किया है और वो इससे इतना ज़्यादा खुश है, उसको तो पता ही नहीं है मैंने लाइटनिंग एलिमेंट भी अवाक कर लिया है। मेरे पास में 2 एलिमेंट है, अगर मैं इसे बता दूंगा मेरे पास में लाइटनिंग एलिमेंट भी है तब तो ये कितना ज़्यादा खुश होगा। ये सच में कितनी अच्छी बात है, इस दुनिया के 2 सबसे ताकतवर एलिमेंट फायर और लाइटनिंग दोनों की दोनों मेरे पास में है। अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन बनने वाला हूँ, गॉड मेरी मदद कर रहे हैं। डैड बस आप देखिए आपका बेटा क्या कमाल करता है, मैं सबके सामने प्रूफ कर दूंगा मैं कितना काबिल हूँ। तभी टीचर कहने लगता है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ क्लास 7 के अंदर एक स्टूडेंट को लाइटिंग एलिमेंट मिला है, उसी तरह क्लास 8 के अंदर एक स्टूडेंट को आइस एलिमेंट और 2 स्टूडेंट को फायर एलिमेंट मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इससे पता चलता है नए स्टूडेंट्स जिनका अभी भी एडमिशन मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप सबने अपने मैजिक को अवाक कर लिया है। आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये केवल एक स्टार्टिंग है। अब नेक्स्ट क्लास से आपकी मैजिक क्लास शुरू होगी जिस अंदर आपको सिखाया जाएगा कि किस मैजिक को किस तरह से यूज़ किया जाता है। आपकी मैजिक क्लास का फर्स्ट लेसन रियलाइजिंग द मैजिक कल से शुरू होगा और इसी के साथ में ये क्लास और ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं मुफैन कुछ सोच रहा होता है। मुफैन सोचता है इस दुनिया के अंदर मैजिक करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, जिन तीनों को फॉलो करने के बाद भी कोई एक अच्छा मैजिशियन बन सकता है। पहला स्टेप है डीप मेडिटेशन। इस स्टेप के अंदर हमें अच्छी तरह से मेडिटेट करना पड़ता है। हमारा माइंड एक अंतरिक्ष की तरह होता है जिसके अंदर हमें हमारे एलिमेंट को ढूंढना होता है। इस स्टेप के अंदर मैजिशियन का पूरा ध्यान अपने एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए, तभी वो स्टेप को कंप्लीट कर पाता है। इसी स्टेप को करते हुए मुझे 1 महीना बीत चुका है और फाइनली मैंने स्टेप को आज कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम मुफैन को उसके स्कूल में देखते हैं। टीचर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को इस स्कूल के अंदर आए हुए 1 महीना बीत चुका है। इस 1 महीने में आप सभी ने काफी अच्छी तरह से मैजिशियन की ट्रेनिंग ली है और सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट स्टेप को पार कर लिया है। मुंह बाई को छोड़कर मुंह बाई तो सेकंड स्टेप को भी पार कर चुका है, जो कि है टेकिंग कंट्रोल। अब आप सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और मुंह बाई से कुछ सीखना चाहिए। ये सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट मुंह बाई की तो देखने लगते हैं। वो सभी कहने लगते हैं मुंह बाई तो बहुत कमाल का है, वो बहुत होशियार है, वो इतनी जल्दी हम सभी से आगे निकल गया। जहां हम सभी ने अभी तक केवल फर्स्ट स्टेप को ही सीखा है, इसने सेकंड स्टेप को भी सीख लिया। वही मुफैन सोच रहा है चलो अच्छी बात है, अब मैं भी बाकी स्टूडेंट्स के बराबर तो चल रहा हूँ। टेकिंग कंट्रोल ये मेरा सेकंड स्टेप है, आज से मैं इसे सीखना शुरू करूंगा। लोग कहते हैं ये स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये केवल एक अफवाह है, क्योंकि इस स्टेप में करना ही क्या है, हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के आसपास में स्टार्स को अरेंज करना है। केवल 7 ही तो स्टार है, उन 7 स्टार को अरेंज करना कितना ही मुश्किल हो सकता है। माइंड के उस अंतरिक्ष के अंदर वो स्टार इधर से उधर घूमते रहते हैं, बस उनको पकड़ना है और एक जगह पर अरेंज कर देना है। ये सोचते हुए मुफैन ये करना शुरू करता है। वो थोड़ी देर में मेहनत करने के बाद में 3 स्टार्स को अरेंज कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। मुफैन कहता है मुझे लगा ही था ये काफ़ी आसान है, अब चौथी की तरफ बढ़ते हैं। मुफैन चौथे स्टार को अरेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अरेंज नहीं हो पाता। मुफैन काफ़ी देर तक कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मुफैन कहता है मुझे पता ही नहीं था इसमें इतना टाइम लगता है, मैंने 3 तो कितने आसानी से अरेंज कर दिए, लेकिन मैं चौथा बिल्कुल भी अरेंज नहीं कर पा रहा। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं हार मानता हूँ। इसी तरह से मुफैन 3-4 घंटे की मेहनत करने के बाद में एक गार्डन के अंदर एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और सोचने लगता है मैंने 3 स्टार को तो कितने आसानी से अरेंज कर दिया, लेकिन चौथा स्टार बिल्कुल भी अरेंज नहीं हो रहा। शायद इसका मतलब ये है मेरी लिमिट केवल 3 स्टार की है, मैं चौथे स्टार को कभी अरेंज कर ही नहीं पाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्कूल के बाहर 2 लड़कियों को दिखाते हैं, जिनमें से एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी हुई है। दूसरी लड़की इस व्हीलचेयर पर बैठी हुई लड़की से पूछती है सिंथिया क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ, तुम्हें कोई मदद चाहिए। सिंथिया कहती है नहीं चाहिए, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो मुझे मेरे घर तक छोड़ देगा। दूसरी लड़की कहती है चलो ठीक है ऐसी बात है तो मैं चलती हूँ। सिंथिया कहती है बाय।
इसके बाद दूसरी लड़की चल जाती है और सिंथिया अपने भाई का इंतजार करने लगती है। फिर हम देखते हैं एक लड़का वहाँ भागते हुए आ रहा है। ये मोफेन है। मोफेन कहता है सिंथिया मुझे माफ कर दो, मुझे आने में काफी ज्यादा लेट हो गई तो मैं काफी इंतजार करना पड़ा। ये कहते हैं मोफेन सिंथिया के पास में रुकता है और फिर हाथ में लगता है। सिंथिया कहती है नहीं ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, मैं अभी भी बाहर आई थी। वैसे मोफेन मुझे पता है तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, आज से तुम मुझे लेने के लिए मत आना। मुझे पता है तुम अपने स्कूल से मेरे स्कूल तक आते हो ताकि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सको। ये सब करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, इसलिए अब से तुम मत आना, मैं खुद ही अपना मैनेज कर लूंगी। मोफेन कहता है नहीं मैं तो जरूर आऊंगा, मैंने आंटी से वादा किया है कि मैं तुम्हें रोज स्कूल से घर छोड़ूंगा, तो इस वादे को जरूर से पूरा करूंगा। और मैं तुमसे भी वादा करता हूँ अब से मैं सही टाइम पे आऊंगा। अगर कभी किसी कारण से मैं लेट हो जाता हूँ तो इस सामने पार्क दिख रही हो, इस पार्क के अंदर जाके बैठ जाना और थोड़ी देर मेरा इंतजार करना, मैं जरूर से आऊंगा। ये कहने के बाद मोफेन सिंथिया को लेकर जाने लगता है। सिंथिया कहती है लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत सारा टाइम तुम्हारा वेस्ट तो हो ही रहा है। मोफेन कहता है नहीं हो रहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, बड़े भाइयों के लिए छोटी बहन कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती, और तुम्हारे लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तो मेरा काम है, तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अब से पार्क के अंदर मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। समझ गई मेरी बात? सिंथिया कहती है हाँ। यहाँ से हमें कुछ दिनों बाद दिखाते हैं मोफेन ने अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद में 6 स्टार को अरेंज करना सीख लिया है, लेकिन वो अभी भी 7th स्टार को अरेंज नहीं कर पा रहा। मोफेन कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं केवल 6 स्टार को अरेंज कर पा रहा हूँ, 7th स्टार मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो 7th स्टार कहीं ना कहीं तरीके से हट ही जाता है। इसके बाद में मोफेन एक घड़ी की तरफ देखता है, घड़ी के अंदर सिंथिया के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। मोफेन उसे देख कहता है सिंथिया की छुट्टी होने वाली है, मुझे जल्दी से उसे लेने जाना होगा। ये कहने के बाद मोफेन सिंथिया के स्कूल की तरफ भागते हुए जाने लगता है और भागते भागते सोचता है केवल कुछ दिनों की प्रैक्टिस और उसके बाद में मैं 7th स्टार को भी अरेंज कर लूंगा। उसके बाद में मैं अपनी फर्स्ट स्किल को यूज कर पाऊंगा, लाइटिंग स्ट्राइक। जब सिंथिया उसे देखेगी तो कितना खुश होगी, मैं जल्दी से जल्दी उसे अपनी फर्स्ट स्किल दिखाना चाहता हूँ। यही सोचते हुए मोफेन सिंथिया के स्कूल पहुंचता है। वहाँ पे स्कूल के गेट के बाहर उसे सिंथिया दिखाई नहीं देती। वो गार्डन के अंदर देखने लगता है और कहता है मैंने सिंथिया को कहा था इस गार्डन के अंदर मेरा इंतजार करे, मुझे यकीन है वो गार्डन के अंदर होगी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि जेल में बैठी हुई होती है। मोफेन उसे देख के सोचता है नहीं ये सिंथिया नहीं हो सकती। फिर भी मोफेन एक बार चिल्लाए कहता है सिंथिया क्या तुम वहाँ पर हो और तुम इतने जमीन पे क्यों बैठी हो, तुम्हारी व्हीलचेयर कहाँ पर है? वो लड़की ऊपर से देखती है और कहती है ब्रदर मोफेन मैं यहीं पर हूँ। ये कहते हैं सिंथिया रोने लगती है। ये देखकर मोफेन थोड़ा घबरा जाता है, वो भाग के सिंथिया के पास में आता है। सिंथिया मोफेन सॉरी बोलने लगती है। मोफेन कहता है सिंथिया क्या हुआ, तुम ऐसे जमीन पे क्यों बैठी हो और तुम्हें आंसू क्या आ रहे हैं, तुम ऐसे रोक क्यों रही थी? ये लो अब मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से खड़ी हो जाओ। ये कहते हैं मोफेन सिंथिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इसी समय वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और फिर मोफेन से कहता है ए लड़के तू कौन है, तुझे दिखाई नहीं देता, हम इस लड़की के साथ में हैं, जल्दी से चला जाए ऐसे, ये लड़की अब से हमारे बॉस की प्रॉपर्टी है। ये सुनते ही मोफेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मोफेन तुरंत उस आदमी को कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या क्या कहा तूने, एक बार फिर से कह। वो आदमी कहता है अच्छा तो तू हीरो बनना चाहता है, थोड़ा संभल के, ये तुझ पे भारी पड़ जाएगा। उस आदमी कितना कहते ही वहाँ पर 3 जने हो जाते हैं जिनमें से एक के हाथ में एक बेसबॉल बैट होता है। मोफेन उन तीनों को देखता है और फिर इस वाले बंदे को जोर जमीन में गिरा देता है और फिर कहता है यहाँ से चले जाओ, मेरी बहन को छूने की कोशिश मत करना। जमीन पे गिरा हुआ बंदा हंसते हुए बोलता है अरे मेरी आवाज तो कब कब आ रही है, मुझे डर लग रहा है। ये कहते जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद में उस आदमी को बाकी साथी कहते हैं चलो इस लड़की को पीटते हैं, बहुत मजा आएगा। ये सुनने के बाद मोफेन जल्दी से सिंथिया को एक झूले बैठा देता है और खुद उन तीनों से फाइट करने लगता है। जितनी देर में मोफेन इन तीनों से फाइट कर रहा होता है उतनी देर में एक बंदा उठकर सिंथिया के पास में आ जाता है और सिंथिया से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथी तुम्हारे भाई को ज्यादा बुरी तरह से मारेंगे नहीं और हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। ये कहते हुए आदमी सिंथिया के गालों पर अपना हाथ लगाने लगता है। उससे मोफेन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मोफेन चिल्लाए कहता है अपना हाथ उससे दूर रख। तभी उन तीनों बंदों से एक जिसके हाथ में बेसबॉल बैट होता है वो मोफेन से कहता है ए तू किधर देख रहा है, देख मैं यहाँ पर हूँ। ये कहते हुए आदमी अपने बेसबॉल बैट को जोर से घुमा देता है, बैट सीधे मोफेन के सर पर पड़ता है। इस इम्पैक्ट से बेसबॉल बैट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मोफेन के सर में से खून बहने लगता है। मोफेन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सिंथिया जोर से चिल्लाती है मोफेन क्या तुम ठीक हो, प्लीज उठो। बेसबॉल बैट वाला बंदा बोलता है इस लड़की का सर तो बहुत ज्यादा मजबूत था, इसकी वजह से मेरा बैट टूट गया, चलो कोई बात नहीं, इस लड़की को अभी हम अपने साथ में लेके चलते हैं। इस लड़की को देखने के बाद में बॉस बहुत खुश होगा। ये सब कुछ मोफेन बेहोश फटाफट सुन रहा होता है। मोफेन सोचता है सिंथिया खतरे में है, मैंने वादा किया था कि मैं हर हाल में उसे बचाऊंगा, मुझे कुछ तो करना होगा, मैं कैसे भी उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। ये सोचते हुए मोफेन वापस से अपने स्टार्स को अरेंज करना शुरू करता है। 6 स्टार को अरेंज कर लेता है और फिर साथ वाले को भी किसी तरह अरेंज करने की कोशिश करता है और कुछ सेकंड में वो स्टार भी अरेंज हो जाता है। जैसे ही होता है मोफेन खुश हो जाता है। मोफेन कहता है सारे स्टार अरेंज हो चुके हैं, अब मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ, लाइटनिंग स्ट्राइक। मोफेन कितना कहते ही वहाँ पर बहुत तेज बिजली चमकती है। ये बिजली सीधे उस आदमी के ऊपर गिरती है जो कि सिंथिया के पास में खड़ा था। इस बिजली कारण मोफेन का हाथ जोर चमकने लगता है। मोफेन कहता है तुमने मेरी बहन को परेशान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है,
मुफेन एक मजिशियन है। ये देखकर वो चारों चोर बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, ये लड़का इतनी जल्दी एक मजिशियन कैसे बन गया, हमारे साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मुफेन कहता है अगर तुमने आज की बात कभी भी मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कहते हैं मुफेन एक बंदे के पास में आता है और उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है मेरी बात समझ में आ रही है। वो बंदे कहते हैं हाँ हाँ आ रही है, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी भी तुमसे या तुम्हारी बहन से किसी भी तरह का पंगा नहीं करेंगे, तुम्हारी बहन से तो पूरी तरह दूर रहेंगे। ये कहते हैं वो तीनों बंदे अपने चौथे साथी को जो कि बेहोश पड़ा होता है उसे घसीटते हुए वहां से लेके जाने लगते हैं। फिर मुफेन सोचने लगता है ये मेरा पहला मैजिक था और ये मैजिक ही कितना ताकतवर था, मैंने अटैक केवल एक के ऊपर किया और हार इन चारों ने मान ली। इसके बाद मुफेन सिंथिया को उसकी व्हीलचेयर के ऊपर बिठाता है। सिंथिया कहती है ब्रदर मुफेन तुम्हें मैजिक करना आता है, तुमने भी लाइटिंग स्ट्राइक अटैक को यूज किया। मुफेन कहता है हाँ। सिंथिया कहती है जाने कि इसका मतलब तुम एक मैजिशियन हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मुफेन सिंथिया को वहां से लेके जाने लगता है। वो सिंथिया से कहता है रात होने वाली है, मैं जल्दी से तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। सिंथिया कहती है ठीक है। ये कहते हुए मुफेन और सिंथिया रास्ते में चलने लगते हैं। सिंथिया कहती है ब्रदर मुफेन वैसे तुम्हें जादू सीखते हुए कितना टाइम हुआ है अभी। मुफेन कहता है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 4-5 महीने ही हुए हैं। सिंथिया कहती है केवल 4-5 महीने, इतना कम टाइम। जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी मैजिशियन अपना पहला जादू 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में करता है और तुमने केवल 4-5 महीने में कर लिया, ऐसे कैसे। ये सुनकर मुफेन खुद ही बहुत चौंक जाता है। मुफेन सोचता है क्या सच में ऐसा होता है, मैजिशियन को मैजिक करने में 1 साल लगता है, यानी मैंने सबसे ज्यादा जल्दी कर दिया है, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। तभी सिंथिया कुछ सोचती है और फिर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। मुफेन कहता है सिंथिया क्या हुआ, तुम अचानक से इतना उदास क्यों हो गई। सिंथिया कहती है आपने मैजिक को इतनी जल्दी सीख लिया, यानी कि इसका मतलब आप किसी गलत तरीके का यूज कर रहे हैं, कोई भी मैजिक को इतनी जल्दी सीख ही नहीं सकता, आप सीख रहे हैं, ऐसे कैसे। मुफेन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। सिंथिया कहती है मुझे लगता है आप ब्लैक वेटिकन का यूज कर रहे हैं या फिर ब्लैक वेटिकन जैसी किसी और चीज का, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहते हुए सिंथिया उदास होते हुए खुद अपने व्हीलचेयर के साथ में आगे बढ़ जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं मुफेन अपने हॉस्टल के अंदर एक बेड के ऊपर लेटा होता है और सोचता है ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने जादू को बहुत जल्दी सीख लिया, इसको मेरी काबिलियत नहीं किसी ब्लैक वेटिकन नाम की चीज का यूज समझा जा रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है ये ब्लैक वेटिकन होता क्या है। इसके बाद में मुफेन की नजर कुछ किताबें पड़ती है। मुफेन जल्दी से उन किताबों को खोलता है और ब्लैक वेटिकन नाम की किसी चीज को ढूंढने लगता है और किस्मत से मुफेन को उसी किताब के अंदर ब्लैक वेटिकन के नाम के सब कुछ मिल जाता है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है ब्लैक वेटिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, हर कंट्री के अंदर बहुत सारी ब्लैक वेटिकन ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इनलीगल है। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का काम होता है किसी भी तरह से नेचुरल डिजास्टर को लेके आना और लोगों को परेशान करना। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक स्पेशल टाइप के फॉरबिडन टेक्स्ट का यूज करते हैं। इस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने से मैजिशियन की पावर काफी तेज स्पीड से बढ़ती है और साथ ही वो मैजिशियंस डेवलपिंग, कंट्रोलिंग एंड बिटविच नाम की काफी सारी पावर्स को सीखते हैं। ये पढ़कर मुफेन कहता है अच्छा तो ये है ब्लैक वेटिकन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मुफेन के स्कूल का सीन दिखाते हैं। मुफेन और सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लास में हैं। ये उनकी प्रैक्टिकल मैजिक की क्लास है जो कि काफी ज्यादा बोरिंग है। सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं प्रैक्टिकल मैजिक क्लास, आज फिर से वो क्लास आ गई, इस क्लास के अंदर हम बहुत ज्यादा बोर होते हैं। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ग्रीजर हर बार बहुत ज्यादा बोर कर देता है, वो टीचर तो अच्छा है लेकिन फिर भी उसकी क्लास में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मेरा तो मन करता है उसकी क्लास लूँ ही ना। उसी समय उस क्लास के गेट पे कोई आता है, ये एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। वो क्लास में कहती है आज से मैं तुम सबकी प्रैक्टिकल मैजिक क्लास लूंगी, मेरा नाम टेंग यूई है। जैसे ही वो स्टूडेंट उस सुंदर सी लड़की को देखता है वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, सभी की आगे खुशी वाली चमकने लगती है, वो सबके सब धीरे धीरे चलाने लगते हैं, देखो इसे ये कितनी सुंदर है, आज तो क्लास में बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। फिर हम मुफेन को देखते हैं, मुफेन क्लास के अंदर सोया हुआ होता है। हुई मुफेन से कहता है मुफेन जल्दी से उठो, देखो नई टीचर आई है, ये कितनी सुंदर है, काश हम जब जूनियर स्कूल के अंदर थे तब हमें कोई ऐसी टीचर मिलती तो हम पढ़ाई के ऊपर कितना ध्यान देते, अगर जूनियर स्कूल में ऐसी टीचर मिली होती तब तो मैं पढ़ाई के अंदर हमेशा फुल मार्क्स लेके आता। ये सुनकर मुफेन उठता है और फिर उस टीचर की तरफ देखता है और कहता है तो क्या ये सुंदर है, तो सुंदर होने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, देखते हैं ये पढ़ाने में कैसी है। हुई कहता है तुम हमेशा ऐसे ही हो, सारा मूड खराब कर देते हो, इस टीचर को देखने के बाद में पढ़ाई किसको करनी है, मैं तो केवल इस टीचर को ही पूरी क्लास पर देखता रहूंगा। मुफेन कहता है बेकार की बातें बंद करो, तुम्हारा भी हमेशा कैसा ही है, क्लास के अंदर बेकार की बातें करते रहते हो। इसके बाद में टीचर एक रजिस्टर में देखते हुए कहती है मेरे को पता पड़ा है इस क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में फायर एलिमेंट है, कौन कौन है वो अपने हाथ उठाओ। ये सुनकर 2 स्टूडेंट्स अपने हाथ उठाते हैं, एक है जो पीछे पीछे बैठा है मुफेन और दूसरा ये लड़की जिसका नाम जाओ मिन है। सबसे पहले टैंग मिन से कहती है मिन मुझे पता चला है टीचर जाओ तुम्हारे डैड हैं। मिन हमें सर उठा देती है। टैंग कहती है तो फिर ठीक है, अच्छे से मैजिक की प्रैक्टिस करना और एक बहुत अच्छी मैजिशियन बनना। मिन कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद में टैंग उठकर मुफेन के पास में आती है और उससे कहती है तो तुम सेकंड स्टूडेंट हो जिसको फायर एलिमेंट मिला है। मुफेन भी हमें सर हिला देता है।
तभी टैंक की नजर मुफेन की गर्दन में पड़े इस पेंडेंट की ओर पड़ती है। वो उसे काफी गौर से देखने लगती है और फिर दूसरी तरफ मुड़ के कहती है, इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बॉडी के मैजिक को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत बेसिक मैजिक करने से करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, बेसिक मैजिक ये कैसा है, इसके अंदर कितनी पावर होती है। टैंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहते हो टैंग एक लकड़ी के पुतले की तरफ इशारा करती है और फिर उसे कहती है, इसे ध्यान से देखो। ये कहने का तुम टैंग अपने हाथ से चुटकी हो जाती है। उसके साथ करते उसके हाथ में से एक बहुत तेज फायरवॉल बाहर निकलती है जिससे वो लकड़ी का पुतला जल जाता है। ये देखो सारे स्टूडेंट बहुत चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, हमें तो लगा था ये टीचर केवल सुंदर है, लेकिन नहीं, केवल इतना नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, इसको काफी अच्छा मैजिशियन आता है। फिर टैंग ये कहती है, वैसे आप सभी ने अभी तक कितने स्टार को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये सुनकर जाकुन खड़ा होकर कहता है, वैसे मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन एक स्टूडेंट मू फैन ने उसने अभी तक एक भी स्टार को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। वो बिल्कुल बेकार है, वो एक भी स्टार को कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। और वहीं दूसरी तरफ मू फैन का एक कजन ब्रदर मू बाई, उसने लगभग सारे स्टार्स को कंट्रोल कर लिया है, केवल एक स्टार बचा है, उसे भी वो थोड़े टाइम में कंट्रोल करना सीख जाएगा। मू फैन ये सुन रहा होता है लेकिन उससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। टैंग मू बाई की तारीफ करती है और उसे कहती है, मू बाई बहुत अच्छे, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, तुम लास्ट स्टार को भी कंट्रोल कर पाओगे। ये सुनकर मू बाई खुश होता है, थैंक यू कह देता है। उस वक्त में टैंग सोचने लगती है, इस लड़के मू फैन के अंदर मुझे कुछ खासियत दिखाई देती है। इसे देखने से पता पड़ता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तभी क्लास खत्म होने की बेल बजने लगती है। टैंग कहती है, ओके आज की क्लास तो खत्म हुई, लेकिन क्लास खत्म होने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ। इस सेमेस्टर का एंड होने वाला है। सेमेस्टर के एंड के अंदर आप सभी का एक एग्जाम होगा जिस रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स है जो आप सभी को याद रखने हैं। फर्स्ट, जो सेमेस्टर एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सेकेंड, आपके ग्रेड आपकी क्लास को डिफाइन करेंगे, जितने ज्यादा ग्रेड आएंगे आपको नेक्स्ट ईयर उतनी बड़ी क्लास मिलेगी। और थर्ड और लास्ट पॉइंट, हाई ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस को यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सुनने के बाद मुफिन सोचने लगता है, मैंने इस डिवाइस के बारे में काफी कुछ सुना है, मुझे पता है इस डिवाइस को यूज करने पर मैजिशियन की मैजिक एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, मुझे हर हाल में ये चाहिए, इसके लिए मुझे टॉप स्टूडेंट्स में आना होगा। इसी से मुबाई किसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है वो लड़की भी इस एग्जाम के लिए आने वाली है, अब तो मुझे किसी भी हाल में इस एग्जाम के अंदर हाई रैंक के अंदर आना है, किसी भी हाल में मैं इस लड़के मुफेन को फर्स्ट रैंक पे या फिर किसी भी तरह की हाई रैंक में नहीं आने दूंगा। यहाँ से सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है उस दिन जिस दिन एग्जाम है। मुफेन ने अभी तक भी किसी को भी नहीं बताया कि उसे मैजिक करना आता है। अभी भी सभी को ऐसा लगता है कि मुफेन एक बेवकूफ है जिसे कोई भी मैजिक नहीं आता। इस टाइम पे सारे स्टूडेंट एक स्टेडियम के अंदर है, जिसमें स्टेडियम के सामने एक लड़की खड़ी हुई है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स कहते हैं, ये लड़की कौन है। दूसरा बंदा कहता है, तुम इसे नहीं जानते, ये मू नियान सेंग है, ये एक बहुत ही खास मैजिशियन है जिसे इंपीरियल मैजिक एकेडमी के अंदर एडमिशन मिला है। इसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उस स्कूल वालों ने खुद से इन्हें बुलाया था। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या है, जिस टाइम पे इन्हें उस स्कूल के अंदर एडमिशन मिला तब इनकी एज केवल 15 साल थी। पहला स्टूडेंट कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। इसी से मैं हुई मुफेन से कहता है, मुफेन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस थोड़ी प्रैक्टिस और उसके बाद में तुम्हारा एडमिशन भी इंपीरियल मैजिक स्कूल के अंदर हो जाएगा। वो खुद से पैर छूके तुम्हें अपने साथ में लेके जाएंगे। ये सुनकर जाओ कुंजोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है इस लड़के मुफेन का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में हो सकता है? इस स्कूल में तो टिक नहीं पा रहा, बस थोड़ा टाइम रुको, इस एग्जाम खत्म होने दो, एग्जाम के खत्म होने के बाद में ये इस स्कूल के अंदर भी दिखाई नहीं देगा। इंपीरियल मैजिक स्कूल तो भूल ही जाओ। ये सुनकर हाउ फिर से जाकुन से लड़ने के लिए बैठ जाता है। वो उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, तो जब देखो तब ऐसा क्यों बोलता रहता है, तू अपना देख कि तू इस एग्जाम पास हो पाता है या नहीं। जाकुन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो हो जाऊंगा, तुम अपने दोस्त को देखो मू फैन को, वो नहीं हो पाएगा और फिर उसको इस स्कूल के अंदर से निकाल देंगे। तभी वहाँ पे एक टीचर आ जाता है और उन दोनों से कहता है, ए तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों का ये हमेशा का ही है, आपस में लड़ते रहते हो, वो भी किसी तीसरे के लिए। अब अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई फिर से हुई तो मुफेन का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम दोनों को सबसे पहले इस क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर दोनों चुपचाप अपनी जगह पर आके बैठ जाते हैं। इसी टाइम पे मुबाई मुफेन की तरफ देख रहा होता है और सोचता है, मुफेन बस थोड़ी देर और मैं वहां पर जाकर एक बार एग्जाम दे दूं, उसके बाद में सबकी नजरों में मैं एक स्टार बन जाऊंगा। यहाँ से हमें 2 दिन पहले का एक फ्लैश सीन दिखाते हैं जिसमें मुबाई के डैड मुबाई से कहते हैं, मुबाई मैजिक की तैयारी कैसे चल रही है। मुबाई कहता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन चुका हूँ। इसके बाद में हमें मुबाई के डैड को दिखाते हैं, ये वही है जिससे मुफेन के डैड जियान सिंह ने पैसे मांगे थे। मुबाई के डैड का नाम मुहैन है। मुहैन मुबाई से कहते हैं, वैसे उस घटिया से लड़के मुफेन का क्या हाल है, उसका मैजिक में कुछ हो रहा है। मुबाई कहता है, अब वो क्या लगता है उसका कुछ हो पाएगा, वो बिल्कुल बेकार है, उसको अभी तक एक भी मैजिक करना नहीं आता है। मुहैन कहता है, ये तो मुझे पहले से पता ही था, वो लड़का बिल्कुल बेकार है, ये बात मैंने उसके डैड से भी कही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, एक बार बस हमारा काम हो जाए, उसके बाद में हम उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाएगा। इसके बाद में सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है। अनाउंसर मुबाई को स्टेज पर बुलाता है, एग्जाम शुरू होने वाला है। मुबाई स्टेज पे आता है
पीछे से जाकुन जोर से चिल्ला चिल्ला के मुंबई को सपोर्ट करने लगता है। इसके बाद भाई स्टेज पर खड़ा होता है। अनाउंसर मुंबई से कहता है, इस क्रिस्टल को देख रहे हो, तुम्हें अपने पावर को यूज करके इस क्रिस्टल को ज्यादा चमकाना है। इस क्रिस्टल के अंदर से जितनी ज्यादा लाइट निकलेगी तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके लिए अपनी पूरी पावर को यूज करना। मुंबई वैसे ही करता है। मुंबई उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ लगाता है, उस क्रिस्टल को जोर से चमकाना शुरू करता है। उस क्रिस्टल की लाइट काफी ज्यादा होती है। तीनों जज उस क्रिस्टल को देखते हैं और फिर मुंबई को एस रैंक दे देते हैं। उस रैंक को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं एस रैंक काफी ज्यादा हाई रैंक होता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस एग्जाम का सबसे ज्यादा हाई रैंक हो सकता है कोई और मैजिशियन इसके आगे ना निकल पाए। इसी से मुंबई के डैड हैन नियान सिंह से कहते हैं, नियान सिंह कैसा लगा ये, मेरा बेटा है वो, कैसी लगी तुम्हें उसकी मैजिकल पावर। नियान सिंह कहती है कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी है, एवरेज। इसके बाद मुंबई वहाँ बेटे अनाउंसर से कहता है, मैं मैजिक कास्टिंग टेस्ट देना चाहता हूँ। यह सुनकर मुफैन सोचने लगता है, मिस टैंग ने मुझे इस बारे में बताया था। इस एग्जाम के 2 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट को उस क्रिस्टल को चमकाना होगा, चमकाने से उसको रैंक मिलेगी। अब ये पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट सेकंड राउंड को भी देना चाहता है या नहीं। स्टूडेंट चाहे तो फर्स्ट रैंक से जो उसको ग्रेड मिली है उसी से खुश रह सकता है, या फिर अगर उसे लगता है उसे रैंक और भी ज्यादा चाहिए तो सेकंड राउंड में भी जा सकता है, जो है मैजिक कास्टिंग टेस्ट। इस एग्जाम का एक नियम है, इसे सिलेक्ट करने के बाद में अगर स्टूडेंट इसको ठीक तरह से नहीं कर पाता, यानी मैजिक के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ हो जाती है, तो पॉइंट्स को कम किया जाता है। और वही मैजिक अगर ठीक तरह से हो तो पॉइंट्स को बढ़ाया जाता है। मुंबई बिना घबराए इस सेकंड राउंड में जाने के लिए तैयार है। इससे पता पड़ता है वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। मुंबई का सबसे पहले नंबर आता है। एग्जाम के फर्स्ट राउंड में एक क्रिस्टल चमकाना होता है। मुंबई बड़ी आसानी से उसे काफी अच्छी तरह चमकाता है, जिससे उसे एस ग्रेड मिल जाती है। इसके बाद मुंबई मैजिक कास्टिंग टेक्निक के लिए अप्लाई करता है ताकि उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सके। अनाउंसर इसके लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं वो रहा तुम्हारा टारगेट, शुरू करो। इसके बाद हम देखते हैं मुंबई एक जगह पर खड़ा हुआ है, उसके सामने उसका एक टारगेट है जो लकड़ी का है। मुंबई पहले तो टारगेट को अच्छी तरह दिखता है और फिर अपने दोनों हाथों को एकदम सामने तरफ करता है। उसके साथ करते ही मुंबई के हाथ में से एक बहुत तेज आइस वेव निकलती है जो सीधे जाके उस लकड़ी के पतले पर रखती है और लकड़ी का पतला बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जाओकुन मुफैन और हाउस से कहता है, देखा तुमने, ये है मुंबई की पावर। क्या तुम्हारा ये दोस्त मुफैन ऐसा कुछ कर सकता है? इसके बाद में अगला नंबर मुफैन का आता है। मुफैन खड़ा होकर स्टेज पर जाने लगता है और सोचता है, अब मेरे पास में मौका है, मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। जाकुन कहता है, मुफैन ज्यादा कोशिश मत करना, वैसे भी तुम पास हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, कोशिश करना पास से मार्क्स ला पाओ। हाउ कहता है, जाकुन की बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, अच्छे से फोकस करना, तुम भी काफी अच्छा कर सकते हो। फिर जब मुफैन स्टेज पर जा रहा होता है, मुंबई मुफैन से कहता है, तुम्हें तो बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि तुम जैसे लूजर का नंबर मेरे ठीक बाद में आ रहा है, लेकिन ज्यादा घबराना मत, कोशिश करना अपना थोड़ा बहुत बेस्ट दे पाओ। मुफैन ने कोई भी जवाब नहीं देता। वो स्टेज पर खड़ा हो जाता है और अपनी सही जगह पे देख लेता है। अनाउंसर्स कहते हैं, तुम स्टार्ट कर सकते हो जब भी तुम रेडी हो जाओ। इसी समय मुंबई के डैड हैन उस रूम से बाहर निकलने लगते हैं और नाइन सिंह से कहते हैं, अब आगे कंपटीशन देखना तो बिल्कुल बेकार है, मेरे बेटे से अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता, किसी के भी ग्रेड उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे, स्पेशली इस लड़के मुफैन के तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद में हैन भाई के पास में आते हैं और उसे कहते हैं, मुंबई बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें काफी अच्छे ग्रेड मिले हैं। मुंबई कहता है, थैंक्स डैड, अभी आपने सबसे अच्छा दिखा, अब आप सबसे बुरा देखिए। मुफैन का नंबर है, देखते हैं अब वो कैसा करता है। तभी मुफैन उस ऑर्ब के ऊपर अपना हाथ रखता है और चमकना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से उस ऑर्ब के अंदर कुछ होता है, उसकी चमक अपने आप ही कम हो जाती है। हम देखते हैं उस ऑर्ब के नीचे एक छोटा सा क्रिस्टल रखा है जिसने उस सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया है, जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। ये देखकर सामने बैठे स्टूडेंट सोचने लगते हैं, ये लड़का तो बिल्कुल बेकार है, हमें तो पहले से पता था इसके हाथ रखने से और चमकेगा नहीं। ये सब देखकर मुफैन बहुत ज्यादा चौंका होता है। वो सोचता है ये और चमक क्यों नहीं रहा। फिर वो एग्जामिनर से कहता है, इस ऑर्ब के अंदर कोई गड़बड़ है, क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? एग्जामिनर कहता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फेल कर सकता हूँ, तुम फेल हो गए हो। मुफैन कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस ऑर्ब के अंदर गड़बड़ है, मेरे अंदर नहीं, मैं डायरेक्टली अपना मैजिक दिखाने का मौका चाहता हूँ, मैं सीधे सीधे मैजिक कास्टिंग टेस्ट देना चाहता हूँ। एग्जामिनर कहता है, तुम वो देख क्या करोगे, तुम्हारे हाथ लगाने से ये और बिल्कुल भी नहीं चमका, यानी कि इसका मतलब तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम किसी भी तरह का मैजिक नहीं कर सकते हो, तुम्हारा टेस्ट लेके तो हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, तुम इस एग्जाम के अंदर पूरी तरह से फेल हो चुके हो, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मुफैन को बहुत सदमा सा लगता है। वो सोचता है, मैं फिर से फेल हो गया, मेरे को अब स्कूल से निकाल देंगे। ये सोचते ही मुफैन उदास होता हुआ स्टेज से उतर के जाने लगता है। एग्जामिनर कहता है, अगला कौन है, जल्दी से अगला आ जाओ। इसी समय टीचर टैंक वहां आ जाती है और वो चिल्लाए कहती है, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं सबका विरोध करती हूँ। ये देखकर सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं, ये तो मिस टैंग है, ये यहाँ पर क्यों आई है और ये इस लड़के मुफैन को सपोर्ट क्यों कर रही है। एग्जामिनर टैंक से कहता है, मिस टैंग आप कुछ भी नहीं कर सकती है, ये एग्जाम का प्रोसीजर है, आप इसके अंदर ना ही कुछ कह सकती है और ना ही अपनी कोई बात रख सकती है। मिस टैंग कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन कुछ है जो मैं कर सकती हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है
ये लड़का इतना बेकार नहीं कि इसे हाथ लगाने से ये ऑर्ब चमके भी नहीं, इसलिए मुझे लगता है इस ऑर्ब के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। मैं चाहती हूँ इसे चेक किया जाए। एग्जामिनर कहता है ठीक है, ऑर्ब को चेक करो। कुछ लोग सामने आते हैं और उस ऑर्ब को उठाकर चेक करने लगते हैं। ऑर्ब को उठाने पता पड़ता है उस ऑर्ब के ठीक नीचे कुछ छोटे छोटे स्टोन्स रखे हुए हैं। और फिर उस स्टोन्स को उठाकर प्रिंसिपल को दिखाने लगते हैं और उसे कहते हैं ये शैडो स्टोन है जो कि इस ऑर्ब के नीचे रखे हुए थे। प्रिंसिपल कहता है क्या शैडो स्टोन? शैडो स्टोन के कारण तो ये ऑर्ब काम करना ही बंद कर देता है, यानी ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। फिर वो प्रिंसिपल मुफेन से कहता है मुफेन, इस एग्जाम के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और तुम्हारे टाइम पर थोड़ा सा खराब हो गया था, तुम दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। ये सुनकर मुफेन थैंक यू कहकर वापस स्टेज के ऊपर आ जाता है। नैन्सी सोचने लगती है ऐसा कैसे हुआ, इस ऑर्ब के नीचे वो शैडो स्टोन आए कहां से? शैडो स्टोन आसानी से नहीं मिलते हैं, ये किसी भी तरह का इत्तेफाक नहीं हो सकता है, किसी ने ये जानबूझ के किया है। फिर मुफेन वापस से उस स्टेज के ऊपर आता है और उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है जिससे जोर जोर चमकने लगता है। ये देखकर सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। हाउ बहुत ज्यादा खुश जाता है। हाउ जाकुन से कहता है जाकुन अब देखो कौन ज्यादा पावरफुल है, देखो क्रिस्टल कितनी जोर से चमक रहा है, देखी तुमने मुफेन की पावर। फिर एग्जामिनर्स मुफेन को ऐसा रंग देते हैं। टीचर टैंकी देख के सोचने लगती है मैं जानती थी इस लड़के के अंदर कुछ तो बात है, इसका मैजिक काफी ज्यादा अच्छा है। और वहीं मुबाई का डैड हैन सोच रहा होता है इस टीचर टैंग ने सब कुछ खराब कर दिया, हमारा प्लान पूरा खराब हो चुका है। मुबाई कहता है वैसे अब हमें क्या करना चाहिए, एक प्लान तो खराब हो गया, क्या आगे प्लान कंप्लीट करें? हैन कहता है हाँ, आगे का प्लान जैसा डिसाइड किया था वैसा ही रहेगा, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, तुम बस ऐसे चले जाओ और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मुबाई कहता है ठीक है। यह कर मुबाई उस रूम से बाहर निकल जाता है और बाकी स्टूडेंट्स के बीच आके देखता है सभी स्टूडेंट जोर से चिल्ला रहे हैं। वो सभी कहते हैं ये लड़का मुफेन तो काफी ज्यादा कमाल का है, अब आज की बात से हम कभी भी इसको लूजर नहीं कहेंगे, इसने एक बहुत अच्छा मैजिक किया है, इसकी मैजिक की पावर वजह से वो और कितनी जोर से चमक रहा है। इसके बाद मुफेन भी मैजिक कास्टिंग टेस्ट देता है जिसमें वो काफी अच्छा करता है। उसके हाथ के आगे करने से उसके हाथों में से एक बहुत तेज फायर वेव बाहर निकलती है। वो फायर वेव दिखने में एक ड्रैगन जैसी लग रही है और सीधे उस लकड़ी के ऊपर गिरती है। ये देखकर मुबाई कहता है मैं जानता था ये लड़का कुछ न कुछ छुपा के रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा है। इसने अपने सारे स्टार अपनी जगह पे सेटल कर दिए हैं और ये तो इसने काफी ज्यादा पहले ही कर लिया था, लेकिन इसने कभी भी बताया नहीं कि इतना पावरफुल है। इसने अपनी पावर को पूरी तरह छुपा के रखा। इसी समय मुफेन जब स्टेज के ऊपर मैजिक कास्टिंग का टेस्ट दे रहा होता है, उसी समय एक आदमी स्टेज के ऊपर चढ़ता है और मुफेन से कहता है ए लड़के, तेरा मैजिक बहुत ज्यादा शानदार है, ये मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं तेरे को एक ऑफर देना चाहता हूँ। मैं तेरे को मू मैनर के अंदर इन्वाइट करता हूँ जहाँ पर तू मू फैमिली की चीजों को यूज कर पाएगा और उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट कर पाएगा। बता क्या इसके लिए तू तैयार है? मुफेन उस आदमी को देखने लगता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सोचता है ये वही है मू जुयून। और यहाँ में पता चलता है ये आदमी भी मू फैमिली का कोई मेंबर है। तभी जुयून आगे कहता है तो क्या सोचा तुमने कोई जॉब नहीं दिया? मुफेन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा ऑफर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल मुफेन से कहता है मुफेन तुम जानते नहीं ये कौन है, ये न केवल इस स्कूल के एक मेन ट्रस्टी है बल्कि मू फैमिली के भी चेयरमैन है, मू फैमिली के सबसे बड़े हैं ये। अगर तू इनके कहने पर मू मैनर के अंदर जाएगा तो तेरे को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक बहुत शानदार मैजिशियन बन सकता है। मुफेन कहता है मेरे कोच बनने के लिए इस आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी मू मैनर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये आदमी इस आदमी से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए। इसी समय उस स्कूल का प्रिंसिपल मू जाओ से कहता है इस लड़के को माफ कर दीजिए, इस लड़की का ये मतलब नहीं था। तभी मू हैन भी स्टेज पर चढ़ जाता है और मू जाओ से कहता है आप जानते नहीं ये लड़का कौन है, ये लड़का वही है जिसने 3 साल पहले उस लड़की को अपहरण कर लिया था, तब तो आपने इसे माफ कर दिया था और अब देखिए ये क्या कर रहा है, इसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, ये आपसे अभी भी गुस्सा है जबकि आपने इसकी इतनी मदद की थी। आप देख रहे हैं ये लड़का कितना घटिया है। ये सुनकर मुजा सोचने लगता है अच्छा तो ये है वो घटिया इंसान। तभी मुफेन आगे कहता है ए तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं तुम किसी को भी खरीद सकते हो, माना तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान है लेकिन थोड़ा टाइम बीतने दो, मैं उन सारे एहसान को चुका दूंगा, तुमने मुझे जो कुछ ही पैसे दिए हैं वो सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर मुजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो कोई खेल को रेडी करने लगता है। तभी नाचिंग स्टेज पर जाती है और मुजा से कहती है आपको कोई बेटा करने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को तो मैं अकेली संभाल लूंगी। ये देखकर आसपास बैठे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो सोचते हैं कहीं कोई अटैक हमारे ऊपर ना हो जाए। वहीं बुबाई बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, वो कहता है अब ये मुफेन गया, नाइनशिंग अभी एक ही झटके में इसे खत्म कर देगी। तभी मुफेन नियान सिंह से कहता है पिछली बार जब तुम मुझसे मिली थी तब मैं बहुत ज्यादा भोला था, मैंने तुम्हारी हर बात को मान लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहते हुए मुफेन अपने हाथ में एक फायर बनाता है और फिर जोर चलाता है इंसिनरेट। ये कहते हुए अपने हाथ नाइन सिंह की तरफ करता है, उसके साथ करते ही मुफेन के हाथ में से एक जोर से फ्लेम थ्रो निकलती है जो सीधा कि नाइन सिंह की लगती है। मुफेन की इस अटैक से नियान सिंह कुछ भी नहीं होता। नियान सिंह कहती है आइस वाइन फ्रीज, उसके तक कहते ही मुफेन के पैर बर्फ में जोना शुरू हो जाते हैं। फिर नियान सिंह मुफेन से कहती है मेरे फादर से माफी मांगो। मुफेन कहता है कभी नहीं। जिसमें नाइन सिंह अपनी बर्फ को और ज्यादा जमाने लगती है। तभी मुजाओ कहता है नैन सिंह रुक जाओ,
मुझे पता है ये लड़का इतना ज़्यादा नाराज क्यों है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में मुजाओ स्कूल के प्रिंसिपल से कहता है ये लड़का हमारे साथ में फाइट करना चाहता है। हमारे पास में एक लड़का है जो कि इसकी सेम एज का है, हम चाहते हैं वो दोनों आपस में फाइट करें, क्या आप इसकी परमिशन देंगे? प्रिंसिपल कहता है ठीक है, अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुफिन कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तो कब से यही चाहता था। फिर मुजाओ नाइन सिंह से कहता है नाइन सिंह चलो यहाँ चलते हैं, जिसमें को नाइन सिंह जाने लगती है और मुफिन को उसकी बर्फन से फ्री कर देती है। मुफिन कहता है अभी फाइट खत्म नहीं हुई, इस फाइट को तो पूरा करो, मैं इस फाइट के अंदर जीत सकता हूँ, थोड़ी देर और रुको। लेकिन मुहाओ और नाइन सिंह दोनों में से कोई भी नहीं रुकता, दोनों की दोनों वहाँ चले जाते हैं और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।